बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिज़ियोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम है। ये हमने फिज़ियोलॉजी एनाटॉमी ऑफ द नर्वस सिस्टम भी पिछले जो सेक्शन है उसमें हमने पढ़ी थी, लेकिन आज हम उसके जो सेलेक्टेड टॉपिक हैं उसकी फ़िज़ियोलॉजी पढ़ेंगे कि फ़ंक्शन वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, उसका रोल क्या है और फिर एनेस्थीसिया में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आप लोगों के कोर्स में है वो है ब्रेन स्टेम कि फ़ंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम क्या है और इसके फ़ंक्शन क्या है। तो ब्रेन स्टेम हमारे साथ तीन चीज़ों से बना है। एक है उसमें मेडुला ओब्लांगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन, यानी जो फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन है दैट इज़ द फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन से के अलावा जो कनेक्शन बिटवीन द फोर एंड हाइंड ब्रेन आती है मिड ब्रेन, वो इसमें इंक्लूड है। और हाइंड ब्रेन की दो स्ट्रक्चर मेडुला एंड पोन्स ये हमारे पास हैं हाइंड ब्रेन के पार्ट्स, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन की दो पार्ट्स और एक मिड ब्रेन, ये आपस में इसकी कम्बिनेशन को हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। अब ब्रेन स्टेम में क्या है? ब्रेन स्टेम में हमारे पास ट्रैक है। ट्रैक कहते हैं बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर को। वह बंडल फाइबर्स जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं असेंडिंग ट्रैक, और वो बंडल जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं दैट इज़ द डिसेंडिंग। ये ऊपर की तरफ जाते हैं और डिसेंडिंग नीचे की तरफ आते हैं बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। यानी असेंडिंग फाइबर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से जाएंगे टुवर्ड द ब्रेन, ये होगा हमारे पास असेंडिंग, जबकि डिसेंडिंग जो है वो ब्रेन से आएंगे टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड, तो उसको हम डिसेंडिंग ट्रैक कहते हैं। तो ये ट्रैक्स जो है, ये बंडल ऑफ द नर्व फाइबर्स जो है ये पास आउट होते हैं फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। इसके अलावा इसमें सेंटर्स मौजूद है, मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट फंक्शन बॉडी में हो रहे हैं उसी फंक्शन की जहाँ से ये कंट्रोल होते हैं वही सेंटर हमारे पास ब्रेन स्टेम में वाक़या है। आगे हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से सेंटर हैं और कहाँ पर वाक़या है। तो इसका जो पहला पार्ट है दैट इज़ द मेडुला ओब्लांगेटा, या इसको सिंपल हम मेडुला भी कहते हैं। ब्रेन का ये सबसे आखिरी हिस्सा जो है उसको हम मेडुला कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो है ब्रेन है, तो ब्रेन का लास्ट वाला हिस्सा जिससे फिर आगे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होते हैं, तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? मेडुला ओब्लांगेटा कहते हैं, यानी लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन जिससे आगे फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट होते हैं, तो इसको हम मेडुला कहते हैं। अब मेडुला में हमारे पास डिफरेंट सेंटर्स मौजूद होते हैं जो कि फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो एक इसमें है रिस्पायरेटरी सेंटर्स जो हमारे ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। वेजोमोटर सेंटर ये भी यहाँ पर वाक़या है जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। बीपी प्लस हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं वेजोमोटर सेंटर। डिग्लूटेशन सेंटर जो है वो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो मोमेंट है, जो जीआईटी का मोमेंट है ड्यूरिंग फूड के इंजेशन में जो मोमेंट जीआईटी करते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा वोमिटिंग सेंटर भी यहाँ पर वाक़या है जिसको हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये भी यहाँ पर वाक़या है। और इसके अलावा क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, जहाँ से क्रेनियल नर्व एराइज होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई ऑफ द क्रेनियल नर्व, तो वही न्यूक्लियाई भी यहाँ पर मेडुला में वाक़या है। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मेडुला में वाक़या है, यानी ब्रेन स्टेम के एक पार्ट में वाक़या है। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है हमारे पास वो है पोन्स। तो पोन्स मेडुला से ऊपर वाला हिस्सा, ब्रेन की तरफ जो हिस्सा होता है दैट इज़ कॉल्ड पोन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? मिड ब्रेन और मेडुला को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो मेडुला है वो लास्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन है और मिड ब्रेन जो है ये मिडल पोर्शन है। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या वाक़या है? पोन्स वाक़या है। और ये क्या करते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेब्रम को कनेक्ट करते हैं। जो ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा है जो हमें ग्रे नज़र आते हैं उसको और सेरेब्रम के लोब्स को ये कनेक्ट करते हैं।
पिरामिडल ट्रैक्स जो है यहाँ से पास आउट होते हैं, ये हमने एनाटॉमी में पढ़ा है, पिरामिडल ट्रैक वो भी इससे पास आउट होता है। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर वाक़या है, तो इसमें न्यूक्लियाई ऑफ द वेरियस क्रेनियल नर्व्स, कुछ क्रेनियल नर्व्स की न्यूक्लियस जो है मेडोला में है और कुछ जो है वो पोन्स में वाक़या है। इसके अलावा सेंटर्स भी है, निमोटैक्सिक सेंटर एंड एपिन्यूस्टिक सेंटर, ये दोनों जो है ये हमारे पास रिस्पायरेटरी सेंटर है और मेडोला के साथ साथ ये पोन में भी वाक़या है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो हिस्सा, रिस्पायरेटरी सेंटर का जो पोन में वाक़या है, इसको हम कहते हैं पोंटाइन सेंटर्स, और जो मेडोला में है उसको हम कहते हैं मेड्यूलरी सेंटर्स। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम की सेंटर दो जगहों पर वाक़या है ब्रेन स्टेम के। अब मिड ब्रेन की तरफ आते हैं, तो मिड ब्रेन क्या करते हैं, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। जो ब्रेन का लास्ट वाला हिस्सा है और पहला हिस्सा, तो इन दोनों को कनेक्ट करता है मिड ब्रेन, इसलिए नाम भी मिड ब्रेन जो है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस जो है ये लार्ज ओवल मास है ऑफ ग्रे मैटर। इसका फंक्शन क्या है रेड न्यूक्लियस का, तो ये हमारे मसल टोन को कंट्रोल करते हैं। मसल टोन किसे कहते हैं, कंट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन, इसको कहते हैं टोन। तो जो मसल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं वो कंट्रोल होते हैं फ्रॉम द रेड न्यूक्लियस। इसके अलावा जितने भी रिफ्लेक्सिस फिनोमिना होते हैं, लाइक कफ रिफ्लेक्स हो गया, स्नीजिंग रिफ्लेक्स हो गया, डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स हो गया, तो वो भी यहाँ से कंट्रोल होते हैं। मोमेंट ऑफ द आई बाल, जो हमारे आंख की जो बाल है आई बाल, वो जब मोमेंट करते हैं तो वो भी यहाँ से कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा स्किल मोमेंट, बॉडी का स्किल मोमेंट, यानी जब हम खुराक की जो स्मेल है वो हम महसूस करते हैं तो हमारा हेड का जो पोजीशन है वो डायरेक्टली उसी तरफ हो जाते हैं खुराक की तरफ, तो दिस इज़ कॉल्ड स्किल मोमेंट। या अगर जिस डायरेक्शन से भी आवाज़ आ रहे हैं तो हमारा जो हेड का पोजीशन है वो भी इसकी तरफ हो जाते हैं, या आई भी उसकी तरफ हो जाते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड स्किल मोमेंट। जो तजर्बे की बुनियाद पर हम मोमेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्किल मोमेंट। तो स्किल मोमेंट भी यहाँ रेड न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है। तो ये उसके फंक्शंस हैं। अब आते हैं टुवर्ड द सेकंड टॉपिक, दैट इज़ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम सिंपली CSF कहते हैं। CSF जो है ये क्लियर फ्लूइड है, वाटर की तरह, उसका कोई कलर भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ये कहाँ पर होते हैं, तो ब्रेन्स के वेंट्रिकल्स में होते हैं। ब्रेन में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। और दूसरा जो मेनिंजेस है, मेनिंजेस में सब अराकानाइड स्पेस, जो हमने 3 लेयर्स पढ़े थे, जो आउटर है एपिड्यूरल ड्यूरा स्पेस, फिर उसके बाद एरेकिनाइड, और फिर सपोज दिस इज़ ड्यूरा मैटर, दिस इज़ एरेकिनाइड मैटर एंड दिस इज़ पाया मैटर। तो एरेकिनाइड और पाया के दरमियान जो स्पेस है इसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द भी होते हैं जिसको हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यानी सेल से बाहर ही मौजूद होते हैं। नॉर्मली इसका वॉल्यूम जो है 150 ml है, जबकि उसका फार्मेशन जो है वो 0.3 ml पर मिनट के हिसाब से ये प्रोड्यूस होते हैं, और इसी हिसाब से ये ड्रेन भी होते हैं। जितना प्रोड्यूस होते हैं इतना ड्रेन भी होते हैं। तो नॉर्मल अमाउंट पर हमारे पास 150 ml रह जाते हैं। इसकी प्रेशर जो है वो 10 to 18 सेंटीमीटर है, और इसके प्रेशर को हम कहते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ICP। ICP इज़ द प्रेशर ऑफ द CSF। अब ये सर्कुलेट किस तरह होते हैं, तो ये फॉर्म होते हैं जो वेंट्रिकल्स हमने बताए। तो इसमें एक टाइप ऑफ वेंट्रिकल है जिसको हम लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो ब्रेन में ये लेटरल वेंट्रिकल्स की जो कोराइड प्लेक्सिस होते हैं उसमें ये प्रोड्यूस होते हैं, और फिर इस लेटरल वेंट्रिकल से आते हैं टुवर्ड द थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल की तरफ जब आते हैं तो ये एक सुराख से पास आउट होते हैं, और उस सुराख को हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है। तो जब ये लेटरल वेंट्रिकल से पास होते हैं थर्ड वेंट्रिकल की तरफ, तो ये एक सुराख की थ्रू पास आउट होते हैं जिसको हम फोरामेन मोनरो कहते हैं। अब थर्ड वेंट्रिकल से ये जाएंगे टुवर्ड द
फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। और यहाँ पर ये पास आउट होंगे थ्रू द एक्विडक्ट सेल्वियस, ठीक है। तो इस एक्विडक्ट सेल्वियस के थ्रू ये पास आउट होंगे फ्रॉम द थर्ड वेंट्रिकल टू द फोर्थ वेंट्रिकल। अब फोर्थ वेंट्रिकल से ये कहाँ पर जाएंगे, तो ये फोर्थ वेंट्रिकल से जाएंगे टुवर्ड द सिस्टर्ना मैग्ना और सिस्टर्ना लेटरलिस, ठीक है, दो जगहों पर जाएंगे। तो जब सिस्टर्ना मैग्ना की तरफ ये जाते हैं तो ये एक सुराख से पास आउट होंगे जिसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडी, जबकि सिस्टर्ना लेटरलिस की तरफ जब ये पास आउट होते हैं तो यहाँ पर ये सुराख से पास आउट होंगे जिसको हम कहते हैं फोरामेन लुस्चका। अब इन दोनों जगहों से ये पास आउट होते हैं इनटू द सबअरेक्नाइड स्पेस और स्पाइनल कार्ड एंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की जो सबअरेक्नाइड स्पेसेस है उसमें ये पास आउट होते हैं फ्रॉम दीज टू एरियाज। डायग्रामेटिकली हम यहाँ पर देखते हैं तो यही हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल में इसकी फॉर्मेशन होती है कोराइड प्लेक्सिस में, जो ब्लैक कलर के नज़र आते हैं यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होते हैं। इससे फिर ये पास आउट होते हैं इनटू द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। तो थर्ड वेंट्रिकल की तरफ जब ये पास आउट होते हैं तो यहाँ पर छोटे सुराख होते हैं जिसको हम कहते हैं फोरामेन मोनरो। उस फोरामेन मोनरो के थ्रू ये लेटरल वेंट्रिकल से पास आउट होकर थर्ड वेंट्रिकल में आते हैं। फिर थर्ड वेंट्रिकल से ये पास आउट होते हैं इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल, ये जगह ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। तो फोर्थ वेंट्रिकल की तरफ जब ये आते हैं तो ये भी एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर से पास आउट होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्विडक्टस सेल्वियस, ठीक है। अब फोर्थ वेंट्रिकल से कहाँ पर जाएंगे, तो ये दो जगहों पर जाएंगे। एक जो है ये जाएंगे इनटू द फ्रॉम द फोरामेन लुस्चका से ये पास आउट होंगी सिस्टर्ना मैग्ना से, ठीक है, और फोरामेन मेजेंडी से ये पास आउट होंगे, ठीक है, इनटू द सिस्टर्ना लेटरलिस, ठीक है। तो ये दो जगहों से पास आउट होंगे, ये एक मीडियल है जिसको हम फोरामेन मेजेंडी कहते हैं और एक लेटरल है जिसको हम फोरामेन लुस्चका कहते हैं। फिर इसके बाद कहाँ पर जाएंगे, इनटू द सब एरेकेनाइड मैटर, ठीक है। ड्यूपया मैटर और एरेकेनाइड मैटर के दरमियान जो स्पेस नज़र आते हैं यहाँ पर ये पास आउट होंगे, चाहे वो स्पाइनल कार्ड हो या ब्रेन हो। तो इसमें फिर ये सर्कुलेट करते रहेंगे और ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब CSF का फंक्शन क्या है, तो इसे CSF एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, क्योंकि जब हम हमारा जो बैक है जो वर्टिब्रल कॉलम मोमेंट करते हैं तो उसी मोमेंट के दौरान जो बोन होते हैं वो स्पाइनल कार्ड को डैमेज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर की तरह CSF जो है काम करते हैं। इसके अलावा क्रेनियल कंटेंट के वॉल्यूम को भी ये रेगुलेट करते हैं। अगर क्रेनियल कंटेंट कम होते हैं, चाहे क्रेनियल की तीन कंटेंट्स हैं, एक है ब्रेन, दूसरा है ब्लड और तीसरा है CSF। तो फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन मास कम होते हैं तो CSF उस ज़्यादा होकर उसका जो जगह है उसको पूर्ण करते हैं, या अगर हमारे पास ब्लड कम होते हैं तो CSF ज़्यादा होकर वो ब्लड की कमी को पूरा करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्रेनियल कंटेंट की वॉल्यूम को ये रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करते हैं, यानी अगर बहुत स्पीड के साथ एक ब्लो आते हैं हमारे स्कल के ऊपर तो वो हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन को डैमेज होने से ये CSF बचाते हैं क्योंकि ये एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। इसके अलावा ब्रेन टिश्यू और ब्लड के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते हैं वो भी CSF के थ्रू होते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है तो ब्रेन की इर्द गिर्द CSF मौजूद है। अब ब्लड जब आते हैं तो ब्लड में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स से ब्लड से डायरेक्ट नहीं जाते बल्कि CSF के थ्रू ये पास आउट होंगे। लंबर पंक्चर, अगर हम कोई किसी चीज़ को डायग्नोस करते हैं, अगर हम देखते हैं कि ब्रेन पर कोई बैक्टीरिया वगैरह तो अटैक नहीं किया है तो वो बैक्टीरिया हम फाइंड आउट करेंगे इसी CSF में। एक पंक्चर लगाते हैं लंबर रीजन में वर्टिब्रल कॉलम में और वहाँ से हम CSF सैंपल लेकर उसके टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा स्पाइनल एनेस्थीसिया,
जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो हम नीडल को पास करते हैं इनटू द सब अरेकेनाइड स्पेस। जब उस नीडल में CSF आना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम सब अरेकेनाइड स्पेस में है, तो फिर हम इसमें ड्रग्स देकर स्पाइनल एनेस्थीसिया को प्रोड्यूस करते हैं। अब ब्रेन की सर्कुलेशन किस तरह है, किस तरह ब्लड सप्लाई वहाँ पर होते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है इसके लिए एडिक्वेट ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। ये ब्लड की सप्लाई की जो कमी है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि अगर 5 सेकंड तक ब्लड सप्लाई बंद हो गई ब्रेन तक तो बंदा जो है अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन अगर 5 मिनट तक बंद हो गई तो फिर इररिपेरेबल डैमेज होते हैं, ब्रेन डैमेज हो जाते हैं, और एक बार जब ब्रेन डैमेज हो जाते हैं तो फिर वो रिपेयर नहीं हो सकते, तो बंदा जो है वो डेथ की तरफ जा सकते हैं। अब जो ब्लड है सप्लाई है वो 2 आर्टरीज के थ्रू होती है। एक को हम कहते हैं बेसिलर आर्टरी और दूसरा है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये दोनों आर्टरी जो है जाकर एक सर्कल बनाते हैं। उस सर्कल को हम कहते हैं सर्कल ऑफ वेलेस। यहाँ पर इस तरह के एक सर्कल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ वेलेस, फिर वो सप्लाई करते हैं टू द ब्रेन। नॉर्मली जो ब्लड सप्लाई है वो है 750 to 800 ml पर मिनट ब्लड्स जो है वो सप्लाई होते हैं, जो कि टोटल कार्डियक आउटपुट की 15 to 16% होता है। अब अगर हमारे पास सेरेब्रल सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसको किस तरह रेगुलेट होते हैं, ठीक है, तो उसकी रेगुलेशन को हम कहते हैं R2 रेगुलेशन। R2 रेगुलेशन। अब R2 रेगुलेशन किस तरह होते हैं? R2 रेगुलेशन इस तरह होते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पेशेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर हाई हो गया। इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है? CSF का प्रेशर है। अगर CSF का प्रेशर हाई हो गया है तो जो CSF में ब्लड वेसल पास आउट हो गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो ये प्रेशर किस पर एग्जर्ट होंगे? इस ब्लड वेसल के ऊपर एग्जर्ट होंगे, तो ब्लड वेसल बिकम नैरो, तो ये फिर नैरो हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। तो कंप्रेशन की वजह से फिर ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो जैसे ही ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन में एक सेंटर है वेजोमोटर सेंटर, जो हमने पहले डिस्कस किया कि वो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं, तो वही वेजोमोटर सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सेंटर क्या करते हैं? मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं। कहाँ पर? हमारे ब्लड वेसल्स को, जो बॉडी में ब्लड वेसल्स है उसको मैसेज कन्वे करते हैं कि आप कंस्ट्रिक्ट हो जाए। तो जब वो नैरो हो जाते हैं तो उसमें प्रेशर बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो पेरिफेरली सर्कुलेशन में इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि ब्लड हाई प्रेशर के साथ जाएंगे इनटू द ब्रेन, तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई फिर ज़्यादा हो जाएंगे, नॉर्मल जो है अपनी अमाउंट पे आ जाएंगी और ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन विल बी मेंटेन। तो इसको हम कहते हैं कुशिंग रिफ्लेक्स या ऑटो रेगुलेशन हम इसको कहते हैं, और इसके थ्रू ब्लड सप्लाई जो है वो मेंटेन रह जाती है अगर वो कम हो गई हो। अब अनदर टॉपिक जो है वो हमारा है साइनेप्स। साइनेप्स किसे कहते हैं? जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन। एक न्यूरॉन और दूसरी न्यूरॉन के दरमियान जो जंक्शन होता है इसको हम कहते हैं साइनेप्स। अब ये किस तरह बनते हैं? तो एक न्यूरॉन की एक्सॉन और दूसरी न्यूरॉन की या सेल बॉडी या डेंड्राइट या एक्सॉन के दरमियान बनते हैं, जो भी स्ट्रक्चर हो, लेकिन एक न्यूरॉन का एक्सॉन होगा, दूसरे न्यूरॉन का एनी ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होगा। आगे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये एक न्यूरॉन का ये एक्सॉन है जबकि दूसरी न्यूरॉन का डेंड्रान है, तो इसको हम क्या दूसरी न्यूरॉन का भी एक्सॉन है, तो इसको हम कहते हैं एक्सो एक्जेनिक साइनेप्स। दूसरे में आप देख रहे एक का एक्सॉन है दूसरी का डेंड्राइट है, तो इसको हम कहते हैं एक्सो डेंड्रेटिक साइनेप्स। तीसरे में देख ले एक का एक्सॉन है दूसरी का सेल बॉडी है, तो इसको हम कहते हैं एक्सोसोमेटिक साइनेप्स, ठीक है। लेकिन तीनों में वो जंक्शन बना है तो इसलिए हम इसको साइनेप्स कहते हैं। अब एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में मैसेज जो ट्रांसफ़र होते हैं वो होगा थ्रू अ केमिकल्स, और उसी केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर।
अब न्यूरोट्रांसमीटर की बेस पे हम साइनेप्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, या तो हम इसको एक्साइटेटरी कहते हैं या इनहिबिटरी। अगर मैसेंजर या न्यूरोट्रांसमीटर इस तरह है कि जो मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, तो इसको हम एक्साइटेटरी कहेंगे, और दूसरा जो मैसेज को वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं तो फिर इसको हम इनहिबिटरी कहेंगे। फिर इनहिबिटरी में मैसेज जो है वो आगे नहीं जाएंगे। तो हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एसिटाइल कोलिन है, जबकि इनहिबिटरी जो है वो गाबा है, गेमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। अब जो हमारे पास साइनेप्स बनते हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा। तो सपोज़ ये हमारे पास है एक्सॉन, ठीक है, ये पूरा आपका जो है एक्सॉन है, और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है जिस पे वो साइनेप्स बनाते हैं, और ये हमारे पास जो है दूसरा न्यूरॉन है। तो जो न्यूरॉन पहला आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये हमारे पास कौन सा हो गया, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। और जो नया स्टार्ट होते हैं इसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन होता है, इसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या होगा, छोटे छोटे वेसिकल होंगे, साइनेप्टिक वेसिकल, और इसी वेसिकल के अंदर हमारा जो केमिकल मैसेंजर है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो प्रेजेंट होगा। तो अगर एक्साइटेटरी है तो इसमें एसिटाइलकोलिन होगा, अगर इनहिबिटरी है तो फिर इसमें गाबा होगा। ठीक हो गया। फिर इसके अलावा जो दूसरा स्ट्रक्चर उसमें मौजूद है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब पोस्ट साइनेप्टिक का जो मेम्ब्रेन होता है इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, और इन दोनों प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक के दरमियान जो स्पेस होते हैं इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल मैसेंजर इसके साथ अटैच होते हैं, तो इसी रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन या पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स। अब इंफॉर्मेशन जो मैसेज है वो किस तरह पास आउट होते हैं तो उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले जब एक्शन पोटेंशियल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में आते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं कि जो हमारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कैल्शियम चैनल ओपन होता है, और वो कैल्शियम जो है इनसाइड द न्यूरॉन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही इनसाइड कैल्शियम आएंगे तो वहाँ पर हमने वेसिकल पढ़ा, तो उस वेसिकल के अंदर क्या होते हैं, एसिटाइलकोलिन होते हैं। तो कैल्शियम आकर इसके साथ बाइंड हो जाते हैं और इसको मोमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये वेसिकल मोमेंट करेंगे और आएंगे टुवर्ड द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ स्ट्राइक कर जाते हैं तो ये बर्स्ट हो जाते हैं, और बर्स्टिंग के बाद इसकी जो एसिटाइलकोलिन है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। बाहर कहाँ पर आ जाते हैं, एंड टू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो स्पेस है दो न्यूरॉन के दरमियान साइनेप्स में, उस पे आ जाते हैं। अब जब वहाँ पर आ जाते हैं तो इसके बाद जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वहाँ पर हमने पढ़ा कि वहाँ पर प्रोटीन रिसेप्टर्स होता है, तो उसी रिसेप्टर के साथ ये अटैच हो जाकर कम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जैसे ये कम्प्लेक्स बना देते हैं तो वहाँ पर सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, और सोडियम चैनल जो है वो फिर इसके थ्रू सोडियम जो है न्यूरॉन के अंदर आएंगे, और वहाँ पर जो नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, यानी टुवर्ड पॉजिटिव जाएंगे। ठीक है, और जब वो थ्रेशोल्ड के लेवल पर पहुँच जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास जो है एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, यानी नया मैसेज उसमें जो है इनकॉर्पोरेट होगा फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और फिर वही मैसेज जो है आगे जाएंगे। अब इनहिबिटरी की केस में क्या होता है, इनहिबिटरी जो है वो सेम केस है, लेकिन जो मैसेंजर पास आउट होते हैं फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक टू द पोस्ट साइनेप्टिक, वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर जो है एसिटाइलकोलिन नहीं होगा, बल्कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा होगा, गेमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड।
फिर उसी तरीके से वो पोस्ट साइनेप्टिक फिर कम्प्लेक्स बनाएंगी, लेकिन यहाँ पर कम्प्लेक्स मुख्तलिफ है। एसिटाइलकोलिन में हमारे पास सोडियम चैनल ओपन होता था, लेकिन यहाँ पर जो है 2 चैनल ओपन होता है, एक पोटाशियम, तो पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ जाएंगे, ई फ्लक्स होगा, तो निगेटिविटी और भी इंक्रीज़ होगा क्योंकि पॉजिटिव बाहर की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो क्लोराइड नेगेटिव चार्ज है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो इन दोनों वजह से हमारे पास जो निगेटिविटी है वो और भी निगेटिविटी की तरफ जाएंगे, और मेम्ब्रेन जो है वो डिपोलराइज नहीं बल्कि हाइपर पोलराइज होंगे, और हाइपर पोलराइजेशन में हमारे पास न्यूरोट्रांसमिशन नहीं होते। तो इसी तरह इनहिबिशन ऑफ द इम्पल्स हो जाते हैं। अब ये तो हमारे पास हो गया न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में मैसेज किस तरह जाते हैं। अब न्यूरॉन से मसल के अंदर मैसेज किस तरह जाते हैं, तो वो भी एक जंक्शन के थ्रू पास आउट होते हैं, और उस जंक्शन को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं हम उसको। अब हमारे पास जो एक पूरा मसल्स होता है, उस पूरी मसल को एक नर्व फाइबर यानी एक एक्सान उसको सप्लाई करते हैं। लेकिन आप लोगों ने मसल पढ़े हैं कि मसल जो है वो भी हमारे पास फाइबर से बने हैं, जिसको हम मसल फाइबर कहते हैं। तो एक मसल फाइबर को सप्लाई करते हैं एक एक्सान की ब्रांचेस। ये एक एक्सान हो गया तो उसकी ब्रांचेस हो गई, तो हर एक ब्रांच जो है हर एक मसल फाइबर को सप्लाई करते हैं। अब किस तरह सप्लाई करते हैं, तो एक नर्व फाइबर का जो टर्मिनल ब्रांच होता है वो जंक्शन बना देते हैं एक मसल फाइबर के साथ। ठीक है, यहाँ पर मैं डायग्रामेटिकली आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे पास मसल, और ये इसके लिए ये एक एक्सान है जो इसको सप्लाई करते हैं। अब इसमें क्या है कि मसल फाइबर्स है, तो एक ब्रांच एक्सान की यहाँ पर एक इस मसल को सप्लाई करेंगे फाइबर को, दूसरा इसको, तीसरा इसको और चौथा इसको, और यहाँ पर जो है जंक्शन बनेगी जिसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, ये हो गया हमारे पास एक्सान का ब्रांच। ठीक है, तो वो सेम उसी तरीके से साइनेप्स का जो स्ट्रक्चर है इसका भी है। इसका जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, साइनेप्टिक वेसिकल जिसमें एसिटाइलकोलिन होंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो स्पेस होते हैं, जो मसल का मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पर उसमें क्लेफ्ट होते हैं छोटे छोटे जिसको हम सबन्यूरल क्लेफ्ट कहते हैं, और मसल के ऊपर यहाँ पर भी रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, जिसके साथ एसिटाइलकोलिन बाइंड होंगे। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह मसल फाइबर को जो है मैसेज ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम द न्यूरॉन, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही नर्व फाइबर में एक्सॉन में मैसेज आता है इन अ फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो वो एक्शन पोटेंशियल जैसे ही इस टर्मिनल तक आ जाते हैं तो सेम साइनेप्स की तरह यहाँ पर भी कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, और कैल्शियम जो है इस एक्सॉन के अंदर आ जाते हैं, बहुत सारे कैल्शियम, और वो कैल्शियम जाकर वेसिकल को मोमेंट प्रोवाइड करते हैं इनटू द साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जैसे ही उसी सेम तरीके से जिस तरह साइनेप्स में होता मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो बर्स्ट होकर एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करता है, और एसिटाइलकोलिन आ जाते हैं इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट्स। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट से ये कहाँ पर जाएंगी, इनटू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड होकर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाएंगे, और जैसे ही वहाँ पर कम्प्लेक्स की वजह से सोडियम आयन ओपन होता जो कि नेगेटिविटी को ले जाती थी टुवर्ड द पॉजिटिविटी, और जब पॉजिटिविटी थ्रेशोल्ड के लेवल पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर नया इम्पल्स प्रोड्यूस होता, नया एक्शन पोटेंशियल, नया मैसेज प्रोड्यूस होता, और वही नया मैसेज जो है क्या करते हैं, मस्कुलर कंट्रैक्शन करवा देते हैं। तो इस तरह मैसेज जो है मसल में पास हो गया और वो वहाँ पर कंट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जैसे ही एसिटाइलकोलिन का फंक्शन ख़त्म हो जाते हैं फिर मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस तरह मस्कुलर कंट्रैक्शन जो है, रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन वो करवा देते हैं। अब जो एनेस्थीसिया में हम ड्रग देते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, वो
उसी रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं जिसके साथ एसिटाइलकोलिन अटैच होते हैं। तो एसिटाइलकोलिन वहाँ पर अटैच नहीं होगा बल्कि ड्रग्स अटैच होंगे। तो ड्रग्स क्या करेंगे, मैसेज को आगे फॉरवर्ड होने से ब्लॉक बचा देते हैं, वहाँ पर फिर मैसेज जो है फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और फिर हम आसानी के साथ सर्जरी करवा सकते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आप लोग देख ले। कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे पूछ ले। थैंक यू वेरी मच।